Welcome to all. Hope you all are doing great. Today we are here with the subject strategic management, in which we are going to study the topic strategic performance measures. One of my students requested me to make a video on this topic, and here we are. In case आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो, देन प्लीज़ डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और उस पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. आई विल क्लियर योर डाउट्स. तो बिना और कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक दो चीज़ें समझनी है, वो समझ लेते हैं. अब इस टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. अब मेजर्स तब पढ़ोगे ना जब आपको पता हो कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस क्या होती है. अब आप खुद को लेके समझो. आपकी एक गोल या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, आपका एक गोल है या ऑब्जेक्टिव है कि May 24 में हमें इंटर का एग्ज़ाम क्लियर करना है. जिसके लिए हमारे पास इतना टाइम है. तो आपने अभी प्लान किया, आपने सोचा कि विद इन दिस मच टाइम हम अपना पढ़ने का पूरा काम ख़त्म करेंगे और फिर बचे इस टाइम में लास्ट 1 मंथ या लास्ट 15 डेज़ हम सिर्फ रिवाइज करेंगे. ये आपने क्या किया? पहले आपने गोल सेट किया कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, हमें ये काम करना है. अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ प्लानिंग करते हो, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजी. आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि विद इन दिस मच टाइम में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकूं, सो दैट बचे हुए टाइम पे मेरा रिवीजन हो जाए. अब ऐसा तो नहीं है आप प्लान बना के छोड़ दोगे. आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे और टाइम टू टाइम चेक करोगे. ऑब्वियस सी बात है, आपके पास इतना टाइम है, मान लो ये 2 मंथ्स है. इस 2 मंथ में आपको कोर्स कंप्लीट करना है. अभी 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, आपने 10% भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया अपना. बताओ, आपको लग रहा है बचे टाइम पे आप कर पाओगे? नहीं. तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे. तो ये जो बीच में आप चेक कर रहे हो ना कितना कोर्स ख़त्म हुआ है, यहाँ कितना कोर्स ख़त्म हो गया, ये आप अपनी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो. पहले आपने गोल सेट किया, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आपने एक प्लान बनाया, और जब वो आप उस प्लान को परफॉर्म करते हो तो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है. फिर जब आप चेक करते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी में आप कहाँ तक पहुँचे, आपने क्या अचीव किया, तो आप अपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हो. अब इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार समझते हैं. एक कंपनी है जिसका गोल ऑब्जेक्टिव है कि वो विद इन अ ईयर अपने बिजनेस को 100 करोड़ का, कोई बोल रहा है 200 करोड़ का बिजनेस बना दे. आज आपका बिजनेस 1-2 करोड़ का है या 10-20 करोड़ का है, आप चाहते हो विद इन अ ईयर मैं इसको 100 करोड़ तक ले ही जाऊं. तो अब आप स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट करेंगे कि ये 10 करोड़ 20 करोड़ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है. ये पहुँचने के लिए जो आप पाथ डिसाइड करते हो, जो आप प्लानिंग बनाते हो, वो है आपकी स्ट्रेटजी. और जो बनाई हुई स्ट्रेटजी पे जब आप वर्क करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, वो होता है हमारा स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस. अब ना जनरली कंपनीज़ में या जो भी बड़ी फर्म्स होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे एक बैरियर आ जाता है. मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में 4 ग्रुप्स बने हुए हैं. उन 4 ग्रुप्स में से हम अभी एक ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे एक हेड है और इस हेड के अंडर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड 3 लोग काम कर रहे हैं. अब हेड ने आके ना मिस्टर एक्स को बता दिया कि इस बार हमारा टारगेट है कि हर एक इंडिविजुअल को एटलीस्ट 100 पीसेस सेल करने हैं. कोई भी एक प्रोडक्ट है उनकी कंपनी का जिसके 100 पीसेस उनको सेल करने हैं. अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो हमारे ग्रुप को प्रमोशन मिल जाएगा, और यहाँ जिस मेंबर ने भी अचीव किया उसे भी प्रमोशन मिलेगा. तो एक्स ने क्या किया? एक्स ने सोचा कि अब ये मैं अकेले करूँगा, मैं इनको तो बताऊँ ही ना. क्यों? क्योंकि प्रमोशन चाहिए. एक्स ने वाई और जेड को बताया ही नहीं, या बहुत लेट में जाके बताया जब ये ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करने के पॉइंट पे आ चुका था. तो ये जो सिचुएशन होती है, ये पॉइंट होती है ना जहाँ पे आप अवॉइड करते हो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इसको बोलते हैं साइलोस सिस्टम. मतलब बिजनेस में आपके साइलोस है. अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है. ऐसे जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनमें भी हो सकता है कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से एक बात छुपा ले. डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सकता है. अब मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बना पा रहा है कि नहीं. अब प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं 100 पीस विद इन अ मंथ, ये सिर्फ 100 पीस बना पा रहे हैं. और आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग किए जा रहा है, और सेल वाले आप हज़ार हज़ार पीस का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्या ये अचीव हो पाएगा? अब यहाँ पे क्लैश हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा? ये 1000 पीस का ऑर्डर
एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये 100 भी ढंग से नहीं बना पा रहे, कंपनी लॉस में जाने लगेगी, कंपनी अपने ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएगी, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। रीज़न क्या था इसके बीच? साइलॉस, कम्युनिकेशन शेयर नहीं हुई। अब मैंने आपको साइलॉस के बारे में क्यों पढ़ाया है, ये जब हम अभी ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अ कंपनीज परफॉर्मेंस डिपेंड्स हैविली ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजी। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ये पूरी तरह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। जो कंपनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करती है वो जनरली अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर लेती है। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हर बिजनेस के, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अबाउट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एसपीएम वो मेथड है जो एक एग्जीक्यूटिव की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करता है, उसकी समझ को इंक्रीज़ करता है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, और ये समझाता है कि उसे कंटिन्यूसली ट्रैक कैसे करें, चेक कैसे करें कि क्या हम प्रोग्रेस में हैं, क्या हम उसे अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। उसे क्लियर कट परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एसपीएम हेल्प्स टू एलिमिनेट साइलॉस बाय एस्टेब्लिशिंग अ कॉमन लैंग्वेज। अब जैसा कि हमने पढ़ा अभी एग्जाम्पल में, हमने क्या समझा, मार्केटिंग और सेल्स और प्रोडक्शन, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो रहा है। अब मैनेजमेंट एसपीएम लगा रही है, वो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कर रही है, दैट इज़ वो कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही है परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट का एक पर्सन है जिसने ये देख लिया है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहे, और वो देख रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट के पास 1000 पीस का ऑर्डर आया है। अब ये मैनेजर जो है, इसने जाके यहाँ बता दिया कि यहाँ पे तो 100 पीस से भी ज़्यादा बन नहीं रहा है, तो तुम इसको मत एक्सेप्ट करो। अब मार्केटिंग टीम इसको, सेल्स टीम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई? नहीं हुई। इसीलिए बोला है कि एक कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साइलोस की, वो एलिमिनेट किया जाता है बाय यूजिंग एसपीएम। एसपीएम वो की इंडिकेटर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपनी स्ट्रेटजी के इफेक्टिवनेस को ट्रैक करने के लिए, और फिर उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने को कि कैसे हमें अपना रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए सो दैट हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। द मेजर्स प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। आपको एक स्नैपशॉट मिल रहा है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको एक स्क्रीनशॉट मिल रहा है, यहाँ ऐसे काम हो रहा है, यहाँ ऐसे काम हो रहा है, ये डिपार्टमेंट ऐसे काम कर रही है। इससे जो लीडर है उसको असेस करने में हेल्प होगा, ये समझने में हेल्प होगा कि क्या हमारी स्ट्रेटजीज हमारे गोल की तरफ अलाइन है, क्या उनका डायरेक्शन गोल की तरफ जा रहा है। और अगर थोड़ा सा भी हमारा स्ट्रेटजी इधर उधर जा रहा है तो हम इस जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे हम नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब जो हमारे की परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो हमें क्रिएट, सिलेक्ट और कंबाइन करके रखना होता है एक रिपोर्ट में, और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम एक्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट हमें एक टेंजिबल आउटकम मिले। अब ये जो यहाँ पे की परफॉर्मेंस मेजर और इंडिकेटर लिखा है, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है। आपका पूरा ध्यान है अभी इस चीज़ पे। आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इस साल रेवेन्यू अपना 10% से इंक्रीज़ करना है, हमें इस बार एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन गेन करनी है। अब वो आप कैसे चेक करोगे? क्या हमारी सेल्स में इंक्रीज़ आया, कि हमारी रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुई, कि हमारे कोई खर्चे ऐसे बढ़ गए जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू कम हो रही है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो आपने सोचा था कि हम एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे, उसको चेक करने के लिए आपके पास की परफॉर्मेंस मेजर्स, इंडिकेटर्स क्या हुए, आपकी रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो वही बोल रहा है, आप पहले समझोगे कौन सा की परफॉर्मेंस मेजर और इंडिकेटर सही रहेगा, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप कुछ सिलेक्ट करोगे। अब आपने 2 या 3 मेजर सिलेक्ट किए, तो आप उनको अलग अलग नहीं देखोगे, आप उनको कंबाइन करके एक ही व्यू पॉइंट से देखोगे, और फिर उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करेंगे, आप उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक टेंजिबल आउटकम दिखे। अब ये जो की परफॉर्मेंस मेजर्स और इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनके लिए सबसे बड़ी, सबसे पहली नीड होती है कि इनके बीच में क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, जो आपने इंडिकेटर चूज़ किया है और जो आपका स्ट्रेटेजिक आउटकम है। अब जैसे कि यहाँ पे अभी हमने जो एग्जाम्पल से को समझा, उसमें आउटकम क्या था कि हम एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन गेन कर पाए। अब ये गेन कैसे होगी? हमारे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी, तब तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। तो क्या यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब
किसी एक चीज़ में किसी कॉज होने से, किसी एक चीज़ में कुछ बदलाव होने की वजह से किसी दूसरी चीज़ में अफेक्ट पड़ना। तो क्या इन दोनों के बीच में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है? हाँ है। सो ये आपके लिए की इंडिकेटर है। दूसरा, आपको KPI दैट इज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सिलेक्ट करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज वो जो पीपल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप रेवेन्यूज़ देख रहे हो, आपको दिख रहा है रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहा है, तो आप ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर बनाओगे कि अच्छे से काम करो और प्रोडक्ट्स बनाओ, मार्केटिंग अच्छी करो, सेल्स डिपार्टमेंट को बोलोगे कि आप सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाओ। इसलिए हम जो भी इंडिकेटर को चूज़ करते हैं उसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंडिकेटर को चूज़ करने से जो लोग हैं उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। हाउएवर, मैनेजर्स शुड बी अवेयर ऑफ पैरालिसिस ऑफ ओवर एनालिसिस। आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर रहे हो, आपको दिख रहा है चलो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप ओवर एनालिसिस कर रहे हो, आप हर दिन देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हर दिन नहीं हमें रेवेन्यू बढ़ाना है ना, तो हर दिन 100 पीस तो बिके ही। आपने अपनी सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को परेशान कर दिया है, सेल्स पर्सनल्स को, कि अभी निकलो तुम जाओ, अभी 100 पीस बेच के आओ, कैसे भी करके आओ। जब वो पॉसिबल भी नहीं है, जब आपके बिजनेस का सीज़न भी नहीं है, आप तब भी परेशान किए जा रहे हो क्योंकि आप बहुत ओवर एनालिसिस करे जा रहे हो, तो उसका एक बैड इफेक्ट भी होता है। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मैनेजिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी। जो लोग प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, वो दो तरह के फोर्सेस से अफेक्ट होते हैं। मतलब ये एक इंसान है जो ये प्लानिंग बना रहा है स्ट्रेटजी की, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये दो तरीके के फोर्सेस से अफेक्ट होगा वाइल प्लानिंग। एक तरफ से आपको समझ आ रहा है कि आपको एकदम ओपन रहना है, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है, सेल्फ एनालिसिस करनी है, दैट इज़, अब आप खुद ही समझो, आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हो, आप कौन सी कंपनी का यूज़ करोगे? जो एकदम ओपन है, जो अच्छी तरीके से बता रही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ है, हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम ये चीज़ परफॉर्म करते। बहुत से होटल्स में आप जाओगे ना, रेस्टोरेंट में खाने, तो देखना वहाँ पे जो टीवी लगी होती है उसमें आपको किचन का डायरेक्ट व्यू शो किया जाता है, टू मेक श्योर, आपको ये ट्रस्ट दिलाने को, आपको ये बिलीफ दिलाने को कि किचन में सब काम बहुत हाइजीनिक वे में हो रहा है। अब वही आपको कोई रेस्टोरेंट है, वो अपना किचन देखने ही नहीं दे रहा, आपको कुछ सामान का पता ही नहीं है, वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, आपको डर रहेगा ना वहाँ जाने में, यहाँ हाइजीन है कि नहीं, कैसा है, क्या है। तो एक तरफ जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये होता है, आपको एक फोर्स होता है ओपननेस का, आपको ओपन रहना होगा, आपको कम्युनिकेट करते रहना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए कंपनी में तो आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, आपको बताना होगा अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। वहीं दूसरी तरफ से आपकी तरफ फोर्स आ रहा है कि आप अपनी एम्पायर को प्रिजर्व करके रखो। मतलब अगर आपने ज़्यादा ही एकदम इन्फॉर्मेशन दे दी तो जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको पता चल जाएगा, ओ ये इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है, चलो मैं भी इम्प्लीमेंट कर लूँ। कोई इंटरनल राइवलरी चल रही है जिसकी वजह से आपको अपनी नॉलेज को रिटेन करके रखना पड़ रहा है। जैसे आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो बोल रहे हैं नहीं हमें तो अपनी सैलरी में हाइक चाहिए, आप हमारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ाओ। अब आपने ज़्यादा ही खुश होकर, ज़्यादा ओपन होकर कम्युनिकेट कर दिया है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दी है, आपने अपने P&L में दिखा दिया है कि हम इतनी सैलरी दे। अब आपके कॉम्पिटिटर को पता है ये इतनी सैलरी देते हैं और इस इंडस्ट्री में काम करने के लोगों को ज़्यादा सैलरी चाहिए, वो ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करके आपके एम्प्लॉयज़ ले जाएंगे। तो ये कुछ इंटरनल राइवलरी होने की वजह से आपको कुछ नॉलेज रिटेन करके रखनी पड़ती है, आपको एकदम सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, आपको बहुत कॉशन से काम करना पड़ता है। तो जब ये दोनों टेक्निक्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है ना, एक ये रैशनल फोर्स और वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल फोर्स, तो एट लास्ट हम पॉलिटिकली ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, वी विल एंड अप अवर एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजी, और हम एक थोड़ा अनस्पोकन प्लान बनाएंगे जो कि होगी हमारी इम्प्लिसिट स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम क्लियर डिटेल्ड प्लान जिसमें कोई रूम ऑफ कन्फ्यूजन नहीं है, और इम्प्लिसिट मतलब आपने बता तो दिया है बट आपने डायरेक्टली एक्सप्रेस एकदम कंप्लीटली डिटेल्ड वर्जन में एक्सप्रेस नहीं किया है, ऊपर ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। जो अभी हमने समझा है यहाँ पे वही लिखा है कि जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो इस और इम्प्लीमेंटेशन में वो दो तरह के फोर्सेस से अफेक्ट होते हैं। रैशनल फोर्स जो बोलता है ओपननेस, कम्युनिकेशन और सेल्फ एनालिसिस करने को, ऑन द अदर हैंड वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो आप
के कंसर्न होते हैं, प्रिजर्विंग एम्पायर से, फॉस्टरिंग इंटरनल राइवलरी की वजह से, नॉलेज रिटेंशन पे, सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करने के, कॉशन लेने। इनके कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या होता है, एट लास्ट हम एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजी को ख़त्म करते हुए एक अनस्पोकन प्लान बनाते हैं और एक इम्प्लिसिट स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। पहला, फाइनेंशियल मेजर। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, हम क्या बेसिस पे अपने इंडिकेटर्स चूज़ करते हैं, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, मतलब एक में कोई चेंजेस हो रहा है तो दूसरा उससे अफेक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल मेजर में क्या हो गया, रेवेन्यू को ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन, आप ये सब चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और क्या वो इतने एबल हैं कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट की बात हो रही है तो आप रेवेन्यू ही चेक करोगे, आप रिटर्न चेक करोगे, आप प्रॉफिट्स चेक करोगे। टू चेक योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप ये तो नहीं देखने लग जाओगे ना कि आपके कस्टमर रिटेंशन कैसे हैं, आपका मार्केट शेयर क्या है, क्या ये ज़्यादा रेलेवेंट होगा या ये सब डिटेल्स ज़्यादा रेलेवेंट होंगी। तो वही बोला है, जिसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो वही हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब इन टाइप्स में ना ऐसा समझने का नहीं है, हम ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है। ऑब्वियस सी बात है, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, आप रेवेन्यू चेक करोगे, आप रिटर्न्स देखोगे। लाइकवाइज आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शंस को मेजर करना कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, तो आप कस्टमर का रिटेंशन रेट देखोगे, अपने कस्टमर की लॉयल्टी चेक करो। इससे आपको पता चलेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है इतनी एबल है कि वो अपने कस्टमर के नीड्स को मीट कर पा रही है, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है। अच्छा, अब ये सब करने के पीछे रीज़न क्या है, ये करके होगा क्या। ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर यहाँ पे कोई लूप होल दिख गया ये चेक करते वक्त, तो आप अपनी एक और स्ट्रॉन्ग एक नई स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो इसलिए हम चेक करते हैं, पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स, फिर कस्टमर, अब हम चेक कर रहे हैं हमारे मार्केट मेजर्स। मार्केट मेजर में आप क्या देख रहे हो, मार्केट शेयर कितना है, कस्टमर एक्विजिशन क्या है, कस्टमर रेफरल्स। इससे आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चल जाएगा और आप कितने एबल हो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने में। एम्प्लॉय मेजर्स में क्या देखते हैं हम, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट क्या है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इससे पता चलता है कि आप एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को रिटेन और अट्रैक्ट कर पा रहे हो या नहीं, उनके लिए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने फॉर्म को, अपनी कंपनी को एक अच्छे हाइट्स में पहुंचाना है ना, तो आपको एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और वो आपके पास वो आपके पास रुकेंगे तभी जब आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दोगे। देन कम्स अवर इनोवेशन मेजर्स। इनोवेशन कैसे होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च कर रहे हो, आपको पता चल रहा है आपने पहली बार जो प्रोडक्ट निकाली थी उसमें ये मिस्टेक्स थी, उसमें ये लूप होल दिख रहा है, तो अब आप नया प्रोडक्ट डेवलप करोगे। आप स्पेंडिंग कितनी कर रहे हो, आपके पेटेंट एप्लीकेशंस क्या है, आप कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ये सब चीज़ें चेक करके आपको पता चलेगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबल है एक नया इनोवेशन और क्रिएट करने के न्यू प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को जो कस्टमर की नीड को मीट कर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैमसंग के फ़ोन्स देख लो, हर सीरीज़ में एक नया फ़ोन आया, उनको पता चला अच्छा इसमें लोग कैमरे की क्वालिटी से खुश नहीं है, विद इन अ 1 और 2-3 मंथ्स एक नया, फिर उसी सीरीज़ का एक नया मॉडल आ जाएगा जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। फिर वो वापस से रिसर्च में लग जाते हैं कि इस फ़ोन में लोगों को क्या नहीं पसंद आ रहा, एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग एक और नया मॉडल। तो क्या ये इनोवेटिव और क्रिएटिव है, हाँ है। ये कैसे पता चला, इनोवेशन मेजर्स से। वहीं एनवायरमेंटल मेजर्स क्या हुए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में, क्या वो एक सस्टेनेबल मैनर पे काम कर रही है, ये कैसे पता चलेगा। आप चेक करोगे कि आप वेस्ट रिड्यूस कर रहे हो, आप कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या उसे ऐसे ही फेंक दे रहे हो या उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका कुछ अच्छा यूज़ हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कार्बन एमिशंस हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जितना कार्बन एमिशन इंक्रीज़ करोगे उतने ही आप कम सस्टेनेबल होगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी मेजर वहाँ पे लिख के आ रहे हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। तो एक बार वापस से पढ़ते हैं और याद करते हैं। फाइनेंशियल कस्टमर मार्केट, साथ में बोलो मेरे, क्या मेजर्स हैं, फाइनेंशियल कस्टमर मार्केट, एम्प्लॉय इनोवेशन एनवायरमेंटल। अगेन, फाइनेंशियल कस्टमर मार्केट, एम्प्लॉय इनोवेशन एनवायरमेंटल। इसको बार बार पढ़ के याद कर लो।
ये बहुत इजी टॉपिक है, टाइप्स। नाउ कम्स अवर मोर होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल लेवल पे, एक लेवल पे बात करना। जो भी आपने ऊपर इतने सारे मेजर्स, आपने अलग अलग मेजर्स पढ़े, अब उसको एक ही लाइन में आपको एक बार में कुछ चीज़ समझानी हो तो कैसे होगा। ऑब्वियसली बात है, हमारी मैनेजमेंट का ध्यान स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस की तरफ होता है, जो कि बियॉन्ड है फाइनेंशियल मैट्रिक्स के। आप सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं देख रहे हो, आप फाइनेंशियल से बहुत ऊपर आप हर तरह से अपनी स्ट्रेटजी चेक कर रहे हो। क्या हम एनवायरनमेंट में सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, क्या उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसी को दो फ्रेमवर्क से समझाया है। पहला ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, दूसरा द क्वाड्रुपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की तरफ तो ध्यान रखोगे, पर जो हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क होता है वो बोलता है कि आप इकोनॉमिक के साथ सोशल और एनवायरनमेंटल कंसर्न्स पे भी ध्यान दो। दैट इज़ पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। पीपल और प्लेनेट, क्या जो इस प्लेनेट में जो ये आपके लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ काम करने के लिए बियरेबल हैं। आप कोई गलत इंसान तो नहीं उठा लाए हो एक पर्टिकुलर प्लेनेट में काम करने को। प्लेनेट का मतलब वो ऐसा वो प्लूटो मरकुरी वैसा प्लेनेट नहीं ना। एनवायरनमेंटल लेवल पे मतलब आप अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को अपना बिजनेस का प्लेनेट बुला रहे हो। एज यहाँ पे 3 P's के बेसिस पे डिस्कस करने बोला था, इसलिए P के लिए प्लेनेट वर्ड यूज़ हुआ है। तो क्या जो इस प्लेनेट में लोग काम कर रहे हैं वो बियरेबल हैं? जिस प्लेनेट में आप काम करके प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या वो सस्टेनेबल है? अब आपने देख लिया, ये प्लेनेट में जो हम काम कर रहे हैं वो काम बहुत सही है, सस्टेनेबल है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो भी बहुत सही है, वो काम करने के योग्य हैं। पर क्या जो लोग काम कर रहे हैं और जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो दोनों इक्विटेबल हैं? अब आपको इनसे काम कराने के लिए 2 लाख पे करना पड़ रहा है, आपकी प्रॉफिट 1 लाख आ रही है, तो क्या ये इक्विटेबल होगा? नहीं होगा। आपका बिजनेस ज़्यादा टाइम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जहाँ मैं ट्रिपल बॉटम लाइन मेन बस अभी इन 3 चीज़ों पे फोकस करने बोलती है ना, वहीं जैसे ही हमारे पास क्वाड्रुपल बॉटम लाइन आती है वो बोलती है इन 3 चीज़ को करने के पीछे जो पर्पस है उस पे भी ध्यान दो, उसे भी चेक करो। अब ये यहाँ पे ऐसे बीच में बना के ना कंफ्यूजिंग कर दिया है। इसको ऐसे समझो कि ये जो बॉक्स है ना, ये तुम्हारा पर्पस है। किस पर्पस से तुम ये सब काम परफॉर्म कर रहे हो। तो जब क्वाड्रुपल बॉटम लाइन पे आते हो तो आप अपना पर्पस भी चेक करते हो। तो जैसे अपन ने अभी ऊपर 6 मेजर्स पढ़े, तो पर्पस में आप समझ सकते हो लाइक अपना फाइनेंशियल मेजर। आपको एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचना था, आपको एक मार्केट शेयर अचीव करनी थी, जिसके लिए आप कुछ लोगों को किसी एनवायरनमेंट में लगा के कुछ काम करा रहे हो जिससे आपको प्रॉफिट आ रहा है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। सो लेट्स मूव फर्दर। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। क्यों स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर करना ज़रूरी है, क्यों एसेंशियल है? तो सबसे पहले गोल अलाइनमेंट, वो हमारी स्ट्रेटजीज़ को हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ अलाइन करने में हेल्प करता है। ये आपका गोल है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। अब मान लो एट एनी पॉइंट आपकी स्ट्रेटजी गलत जा रही है, रेड अलर्ट दे रही है, इधर उधर कहीं जा रही है, तो आप स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर परफॉर्म करोगे, आपको पता चल जाएगा क्या मिस्टेक हो रही है। देन उसके बेसिस पे आप अपने स्ट्रेटजी को सही करोगे और मेक श्योर करोगे कि वो आपके गोल्स की तरफ ही डायरेक्ट करे, वहीं जाएं। तो वही सबसे पहला, आप स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर परफॉर्म करते हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी को अपने गोल की तरफ अलाइन करते हो। देन सेकंड, रिसोर्स एलोकेशन। जब आप अपनी स्ट्रेटजी परफॉर्म करते हैं आपको पता चलता है ना आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने परफॉर्म किया इनोवेशन मेजर, उसमें आपने क्या चेक की? अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को। अभी तक आपके पास ये एक बॉक्स भर के, इस बॉक्स में 10 चीज़ें थी, 10 इंग्रेडिएंट थे जिसको यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे थे। आपको पता चला इस प्रोडक्ट में ये गलती निकल रही है, ये गलती निकल रही है, तो अगली बार आप इसे यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाओगे जो कि ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जब हम SPM परफॉर्म करते हैं तो रिसोर्स एलोकेशन में भी हेल्प होती है। जब आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो कि पूरी तरह से आपके गोल की तरफ अलाइन हो, एक अच्छी तरीके से रिसोर्स को अलोकेट करे, तो ऑब्वियसली बात है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही होगा, आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। अब जब आप इम्प्रूव हो रहे होगे
आपको एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। अब आप इम्प्रूव हो रहे हो, आपके बैंक में बहुत पैसे हैं, आपका बैंक में बहुत अच्छा एक आपको ज़्यादा लोन नहीं लेना पड़ रहा, या आपने कुछ लिया है तो आप उसको टाइम टू टाइम रिटर्न कर पा रहे हो, आपका ऐसा चल रहा है, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, आपकी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो। तो क्या आपके स्टेक होल्डर्स खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है हाँ ये फर्म अच्छा काम कर रही है, ये अच्छी, आपके शेयर होल्डर्स, आपके कस्टमर्स देख रहे हैं इनका प्रोडक्ट तो बहुत स्पीड से बिक रहा है, आपको फिर लगेगा अरे ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, चलो हम भी यूज़ करें। तो आपको इससे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आई। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एसपीएम परफॉर्म करने के? गोल की तरफ स्ट्रेटजी अलाइन होती है, अच्छी तरह से रिसोर्स एलोकेट कर पाते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, और जब इंप्रूवमेंट होता है तो हम एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस, एंड हियर इज अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, चूजिंग द राइट स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर। सही स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर, सही की इंडिकेटर चूज़ करना इज़ वेरी कंपलसरी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान पे रखते हुए हम अपना एसपीएम चूज़ करते हैं? पहला, रेलेवेंस, वही जो हमने पढ़ा था ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रेलेवेंट होना चाहिए। आपको अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप रेवेन्यू ही चेक करोगे, आप जाके ये नहीं देखोगे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। तो जो हमें चेक करना है उससे रेलेवेंट जो भी मेजर्स हैं हम उसे एज एसपीएम एक्सेप्ट करते हैं, उसे एज एसपीएम परफॉर्म करते हैं। अब आपको ना एनवायरमेंटल मेजर्स चेक करने हैं, जिसके लिए आप चेक करना चाह रहे हो कार्बन एमिशंस, ठीक है, वो तो रेलेवेंट भी है। आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी फर्म से कितना कार्बन एमिट हो रहा है, तो क्या आप इस मेजर को एज की इंडिकेटर एक्सेप्ट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। की इंडिकेटर चूज़ किया है, वो रेलेवेंट भी है और वो अवेलेबल भी है, पर वो एक्यूरेट नहीं है। आपको पता है कार्बन एमिट हो रहा है, पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। मतलब आपके पास डेटा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो रहा होगा इतना डिफरेंस, या आप अपना गार्बेज देख रहे हो, वेस्ट प्रोडक्शन देख रहे हो, वेस्ट कितना निकल रहा है, तो वेस्ट के लिए आपको बोल रहा है 1 किलो से 100 किलो के बीच में तो होगा। बताओ ये कोई मतलब कुछ बात हुई? 1-2 किलो बोलता समझ आता, 1 किलो से 100 किलो के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या ये डेटा एक्यूरेट है? नहीं। तो जिसे आप एज की इंडिकेटर एक्सेप्ट कर रहे हो वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और सिर्फ अवेलेबल नहीं एक्यूरेट भी होना चाहिए। अब मान लो अवेलेबल भी है, एक्यूरेट भी है, पर जो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है ना 1 किलो से 100 किलो, ये इंफॉर्मेशन है 2010 की। आप 2023 में बैठ के ये मेजर्स चेक करना चाह रहे हो और आपके पास इंफॉर्मेशन 2010 की है। क्या ये रिलेबल है? क्या ये मतलब यूज़फुल है? कहीं से भी नहीं है। आपको 2023 का एनवायरमेंटल मेजर चेक करना है तो आपके पास डेटा भी 2023 का होना चाहिए, वही डेटा टाइमलीनेस। तो क्या 4 फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है अपने की इंडिकेटर्स अपने एसपीएम सिलेक्ट करते वक्त? कि वो रेलेवेंट हो, अवेलेबल हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उस टाइम पे बेस्ड हो। और ये सब करने से कंपनी अपने स्ट्रेटजी के सक्सेस को असेस कर पाती है, ये चेक कर पाती है कि कौन से एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाती है टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम। और जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ को ही नहीं समझ आ रहा है आपकी स्ट्रेटजी क्या है तो वो काम कैसे करेंगे? तो ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, उसका अपडेट करना चाहिए, जो भी आपने रिव्यू किया उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली तो आप अपडेट करो, सो दैट एट लास्ट वो आपके गोल्स के साथ अलाइन करे। एंड हियर वी आर डन विद द टॉपिक स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। इन केस आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।